Hello and welcome on my YouTube channel. I am Mohammad Zakaria and I will start the new lecture series of Standard 11 Geography subject. In this series, I will explain the all chapters of Standard 11 Geography. So this is the image of our geography textbook of Standard 11. So in Standard 11, we will study the geography subject and the main branch of geography, that is physical geography. So जो geography subject है, जो geography है, उसकी टू इम्पोर्टेंट ब्रांचेज है जो हम जूनियर कॉलेज में जो है पढ़ने वाले हैं, जिसमें से फर्स्ट जो ब्रांच है वो है फिजिकल ज्योग्राफी एंड सेकंड ब्रांच है वो है ह्यूमन ज्योग्राफी. सो स्टैंडर्ड 11 में हम जो ज्योग्राफी पढ़ने वाले टेक्स्ट बुक में वो है फिजिकल ज्योग्राफी. सो फिजिकल ज्योग्राफी मीन्स the study of the natural phenomena on the surface of the earth and surrounding of the earth surface. So जो भी natural things है, जो भी natural phenomena है हमारे अर्थ सरफेस पर या हमारे अर्थ के सराउंडिंग एरियाज में, उसका हम स्टडी इसमें करने वाले हैं. तो उसके एग्जांपल अगर हम देखें नेचुरल फिनोमिनास के, तो हमें यहाँ पर बहुत सारी नेचुरल चीज़ें हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है इस टेक्स्ट बुक की फ़ोटो के ऊपर. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमें माउंटेन्स दिखाई दे रहे हैं, देन प्लेट्यूज, डेल्टा एंड रिवर, फॉरेस्ट एरिया, लेक, कोस्टल एरिया, ओशन, वोल्केनोज, देन एरिड लैंड. सो ये जो थिंग्स है यहाँ पर, जो भी जितनी भी चीज़ें, ये सब नेचुरल थिंग है. हम इंसानों ने इन्हें बनाया नहीं, बल्कि ये नेचुरली इनका फॉर्मेशन हुआ है. तो इसलिए हम इसे फिजिकल ज्योग्राफी कहते हैं. तो नेचुरल फिनोमिना मीन्स फिजिकल ज्योग्राफी. तो ये एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है ज्योग्राफी की. और जो सेकंड ब्रांच है वो है ह्यूमन ज्योग्राफी. तो ह्यूमन ज्योग्राफी जो है हम स्टैंडर्ड 12 में, हमें ह्यूमन ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक के अंदर, तो स्टैंडर्ड 12 में हम ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ेंगे. किस तरह से जो ह्यूमन बींग है वो किस तरह से जो नेचुरल फिनोमिनाज है उसका एज ए रिसोर्स यूज करते हैं अपनी डेवलपमेंट के लिए, वो हमें स्टैंडर्ड 12th में देखना है. सो हम शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर. सो फर्स्ट चैप्टर दैट इज अर्थ मूवमेंट. सो आवर फर्स्ट चैप्टर नेम इज अर्थ मूवमेंट. और इस चैप्टर के एक शुरुआत में, बिगिनिंग में एक इमेज दी गई है और लिखा गया है लेट्स रिकॉल. तो ये इमेज आपने पहले भी टेक्स्ट बुक में देखा होगा हाई स्कूल के अंदर. तो ये इमेज जो है आपने रिकॉल करना है कि आपने कौन से स्टैंडर्ड में इस इमेज को देखा है, और कमेंट बॉक्स में उस स्टैंडर्ड, उस क्लास का नाम लिखना है जिसमें आपने ये इमेज को पहले देखा है हाई स्कूल के अंदर. तो इस इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं जिसके आंसर हमें फाइंड आउट करना है. ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर इन फिगर 1.1 एंड डिस्कस द क्वेश्चंस इन द क्लास. तो इसको फिगर को हमें ऑब्जर्व करके उसके क्वेश्चन के आंसर को फाइंड आउट करना है. सो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट माइट बी द रीजन बिहाइंड बिल्डिंग्स कोलैप्सिंग इन फोटो 1. तो यहाँ पर फोटो 1 में बिल्डिंग कोलैप्स होती हुई दिखाई दे रही है, बिल्कुल कोलैप्स हो गई यहाँ पर. तो उसका रीज़न क्या है बिल्डिंग के कोलैप्स होने का? तो उसका रीज़न जो है वो है अर्थक्वेक की वजह से ये बिल्डिंग को बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ और वो कोलैप्स हो गए. तो उसका मेन रीज़न है फोटो 1 का, वो है अर्थक्वेक. देन क्वेश्चन नंबर 2, विच इवेंट इज डिपिक्टेड इन फोटो 2, व्हाट इम्पैक्ट डज इट ब्रिंग अबाउट इन द सराउंडिंग्स. तो फोटो 2 में कौन से इवेंट को यहाँ पर डिपिक्ट किया गया है? तो फोटो 2 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है वोल्केनिक इरप्शन को. यहाँ पे हमें वोल्केनिक इरप्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है. यहाँ पर लावा हमें दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से वोल्केनिक इरप्शन की वजह से क्या इम्पैक्ट होता है उसके सराउंडिंग एरिया में. तो लावा जो है वो अर्थ सरफेस पे आता है फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. तो इंटीरियर से जो है लावा अर्थ सरफेस के ऊपर आता है और अर्थ सरफेस से फ्लो करता है, और यहाँ पर हमें वो लावा फ्लो होता दिखाई दे रहा है इस जगह पर. तो ये अर्थ सरफेस के ऊपर आने के बाद सराउंड के एरिया में ये लावा फ्लो होता हुआ आगे बढ़ता है, और व्हेन इट
कूल्स डाउन, तो जब भी लावा ठंडा हो जाता है तो उसके बाद वहां पर एक न्यू रॉक फॉर्मेशन होता है। लावा ठंडा होने के बाद, लावा कूल्स डाउन होने के बाद एक नई रॉक्स का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है और उस एरिया में फिर जो अर्थ सरफेस होती है उसमें चेंजेस आते हैं, उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं। उस सराउंडिंग एरिया के अंदर एक न्यू वहां पर लैंड फॉर्म क्रिएट होता है। देन क्वेश्चन नंबर 3, इन फोटो 3 व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड द बेंट इन द रॉक स्टार्टा। तो यहाँ पर फोटो 3 के अंदर ये रॉक के अंदर हमें बेंट दिखाई दे रहा है। तो ये बेंट जो है वो किस तरह से और किस रीजन की वजह से यहाँ पर फॉर्म हुआ है। तो उसका मेन रीजन जो इस बेंट का वो है फोल्डिंग ऑन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस और ऑन द रॉक। तो ये एक फोल्डिंग होती है जब रॉक के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है, कंप्रेशन होता है रॉक का, तो उस टाइम पे फिर रॉक जो है वो फोल्ड हो जाती है। तो ये हम आगे और डिटेल में से देखेंगे। तो ये फोल्ड जो है वो बहुत ज़्यादा कंप्रेशन अर्थ मूवमेंट की वजह से रॉक के ऊपर क्रिएट होता है और इस तरह से रॉक के अंदर जो है वो फोल्डिंग जो है वो क्रिएट्स हो जाती है, जिसे हम फोल्ड्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, what could be the reason behind the difference in altitudes of the land and the steepness of the slope in photo 4। तो यहाँ पर एक लैंड सरफेस दिखाया गया है, तो इनके अंदर हमें क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है। तो ये जो इमेज है, तो यहाँ पर ये जो पार्ट ये है रिफ्ट वैली, इसे हम कहेंगे रिफ्ट वैली है। यहाँ पर जो अपने सराउंडिंग एरिया से जो है वो सबसाइड हुए, यानी कि नीचे धस गया है ये एरिया। तो ये अर्थ मूवमेंट की वजह से यहाँ का जो एरिया है सेंटर पार्ट का, दो रॉक के दरमियान का हिस्सा, ये अर्थ मूवमेंट होने की वजह से दोनों तरफ से ये एरिया जो है नीचे सबसाइड हो गया है, नीचे धस गया है। तो यहाँ पर एक डिप्रेशन यहाँ पर हमें फॉर्म होता दिखाई दे रहा है अर्थ सरफेस के ऊपर। और ये जो पार्ट है, जो स्लोप है, ये बहुत ज़्यादा स्टीप स्लोप है, दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा स्टीप स्लोप है। तो इस तरह से इसे स्टीप स्लोप के इस कंप्रेशन को, सबसिस्टेंस को हम रिफ्ट वैली कहते हैं। तो इस तरह से ये इमेज जो है रिफ्ट वैली को रिप्रेजेंट कर रही है। तो रिफ्ट वैली जो रहती है अपने सराउंडिंग एरिया से नीचे धसी हुई रहती है, उसकी डेप्थ रहती है और उसके जो साइड्स रहते हैं, जो स्लोप रहते हैं, बहुत ज़्यादा स्टीप स्लोप रहता है, बिल्कुल एक क्लिफ की तरह, एक वाल की तरह इसके स्लोप रहते हैं, स्टीप स्लोप। क्वेश्चन नंबर 5, क्लासिफाई द इवेंट्स इन द फोटोज इनटू सडन एंड स्लो मोमेंट्स। तो ये जो इमेजेस दिए गए हैं, तो ये दो तरह की इसमें मूवमेंट्स हो रही है अर्थ के ऊपर, जिससे ये इमेजेस में इफेक्ट जो है वो तैयार होता है। तो क्लासिफाई द इवेंट्स इन फोटो सडन एंड स्लो मोमेंट्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे सडन मोमेंट्स। सो फोटो 1 एंड फोटो 2 आर द एग्जाम्पल ऑफ सडन मोमेंट्स। सडन मोमेंट्स जो है बिल्कुल ऑल ऑफ ए सडन और बहुत ज़्यादा रैपिड से ये जो है मूवमेंट होती है। तो अर्थ को जो है एंड वोल्केनिक इरप्शन जो है ये सडन मूवमेंट के एग्जाम्पल है। बहुत ज़्यादा क्विकली ये हमें जो है सेंस होते हैं, बहुत जल्दी हमें महसूस होते हैं। एंड स्लो मूवमेंट्स जो है वो है बेंट, मीन्स फोल्डिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ रिफ्ट वैली। तो ये जो मूवमेंट है स्लो मूवमेंट, ये कंटिन्यूसली ऑपरेट करती है और जिसे हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते और ना ही इसे हम देख सकते हैं। जैसे कि हमें अर्थक्वेक जो है वो ऑब्जर्व होता है, शेकिंग ऑफ द अर्थ हमें महसूस होती है, वोल्केनिक इरप्शन हमें दिखाई देता है, लेकिन जो फॉर्मेशन होता है फोल्डिंग का वो हम देख नहीं सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्लो होता है। कई हजारों लाखों साल तक इस तरह का फॉर्मेशन होता है, बेंड का, फोल्डिंग, फॉल्टिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन एंड रिफ्ट वैली आर एग्जाम्पल ऑफ स्लो मूवमेंट्स जो हमें दिखाई नहीं देते, बहुत ही स्लो होते हैं ये। तो ये एग्जाम्पल है इस इमेज में। फर्स्ट टू इमेजेस आर एग्जाम्पल ऑफ सडन मूवमेंट एंड देन
photo 3 and photo 4 are the example of slow movements. Question number 6. Example of which of these movements is not likely to be found in the mainland of the Indian subcontinent. तो यहाँ पर जितनी भी इमेजेस दी गई है इनमें से कौन सा एग्जाम्पल जो है वो हमें हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अंदर दिखाई नहीं देता है. तो इंडिया के अंदर अर्थक्वेक आते हैं तो ये अर्थक्वेक नहीं आंसर. वोल्केनिक इरप्शन का हम देखेंगे. देन यहाँ पर जो है बेंट होता दिखाई दे रहा है फोल्डिंग. तो इंडिया के अंदर जो है फोल्ड माउंटेन भी मौजूद है जो हिमालयन माउंटेन है. इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ फोल्ड माउंटेन. देन रिफ्ट वैली भी इंडिया के अंदर है. तो जो उसका मेन आंसर है वो है फोटो 2 दैट इज वोल्केनोस. तो इंडिया के अंदर वोल्केनोस जो है वो मौजूद नहीं है. ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन. hills, mountain, plateaus, valleys, etc. are the landforms we see on the earth surface. So अगर हम अपना अर्थ सरफेस देखें तो उस पर हमें अलग अलग शेप दिखाई देंगे. अर्थ सरफेस के ऊपर हमारा अर्थ सरफेस जो है वो बिल्कुल एक जैसा नहीं है. कहीं पर हिल्स है, कहीं पर माउंटेन है, कहीं पर प्लेट्यू है, कहीं पर वैलीज है. तो ये सब एग्जाम्पल है लैंड फॉर्म्स के. ये हमारा एग्जाम्पल है ज़मीन के ऊपर जितने भी शेप्स है अर्थ सरफेस के ऊपर उसे हम कहते हैं लैंड फॉर्म्स. तो इसके एग्जाम्पल हिल, माउंटेन, प्लेट्यूज, वैली. दे हैव बीन डेवलप्ड एंड शेप्ड बाय द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस. तो जो हमें अर्थ सरफेस के ऊपर डिफरेंट शेप दिखाई देते हैं लैंड फॉर्म के तो किससे डेवलप हुए? वो होते हैं इंटरनल फोर्सेस एंड external forces of the earth surface. The internal process are classified into slow movements and sudden movement. तो जो भी मूवमेंट होती है इंटरनल मूवमेंट उसे दो हिस्सों में क्लासिफाइड किया गया है. दो कैटेगरीज है उसकी. एक है स्लो मूवमेंट देन सेकंड है सडन मूवमेंट जैसे हमने इमेज में देखा था. द अर्थ सरफेस चेंजेस स्लोली बट कंटिन्यूसली. तो जो हमारा अर्थ सरफेस है वो हमेशा एक जैसा नहीं दिखाई देता है. उसमें चेंजेस आते रहते हैं वक्त के साथ साथ. हमारा अर्थ सरफेस जो है उसकी भी लैंड फॉर्म में चेंजेस आते रहते हैं. लेकिन ये बहुत ही स्लोली होता है लेकिन कंटिन्यूसली ये प्रोसेस जो रहता है वो शुरू रहता है. दिस चेंजेस ऑकर ड्यू टू फोर्सेस सच एज टेंशन एंड कंप्रेशन. तो ये चेंजेस किससे ऑकर होते हैं? वो फोर्स है टेंशन एंड कंप्रेशन. ये दो फोर्सेस की वजह से लैंड फॉर्म्स के जो चेंजेस आते रहते हैं और कंटिन्यूसली ये फोर्स जो है वह वर्क करती रहती है. तो टेंशन एंड कंप्रेशन की वजह से ये लैंड फॉर्म के ऊपर चेंजेस आते रहते हैं जिसे हम और ज़्यादा डिटेल में देखेंगे आगे. द इंटरनल प्रोसेस स्लो मूवमेंट के नॉट बी ऑब्जर्व. तो जो स्लो मूवमेंट है जो इंटरनल प्रोसेस होता है अर्थ क्रस्ट के अंदर जो स्लो मूवमेंट होती है वो हमें कभी भी ऑब्जर्व नहीं कर सकते. तो स्लो मूवमेंट का जैसे एग्जांपल देखिए हमने फोल्डिंग एंड रिफ्ट वैली, फॉर्मेशन ऑफ रिफ्ट वैली, माउंटेन बिल्डिंग. तो ये बहुत ही स्लो मूवमेंट होता है. ये ऑब्जर्व भी नहीं होता है बट ये कंटिन्यूसली शुरू रहता है. तो जिसकी वजह से लैंड फॉर्म्स नए नए ज़मीन के ऊपर जो है हर सरफेस पर फॉर्म होते जाते हैं. फॉर एग्जांपल माउंटेन, प्लेट्यूज. तो हमने अपनी लाइफ में ये इतने स्लो रहते हैं कि हज़ारों लाखों साल का वक्त इसे फॉर्मेशन में लगता है इसलिए हम इसे ऑब्जर्व नहीं कर सकते. हाउएवर देयर इफेक्ट्स मे बी सीन ऑन द अर्थ सरफेस. तो ये प्रोसेस तो शुरू रहता है वो हमें दिखाई नहीं देता, हम उसे ऑब्जर्व नहीं कर सकते लेकिन उसका इफेक्ट जो है वो हमें बाद में दिखाई देता है कि किस तरह से अर्थ के ऊपर ये चेंजेस आए. फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स आर रिलेटेड टू स्लो मूवमेंट. तो स्लो मूवमेंट की वजह से फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन होता है, माउंटेन तैयार होते हैं, माउंटेन बनते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट होता है. नए नए कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन जो होता है वो स्लो मूवमेंट्स की वजह से
होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे अर्थ के ऊपर अभी कितने कॉन्टिनेंट्स है, तो उसका आंसर है 7 कॉन्टिनेंट है अर्थ के ऊपर, अर्थ सरफेस पर। बट इन द पास्ट तो अर्थ के ऊपर सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट था, तो बाद में एक कॉन्टिनेंट के और ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होते गए, वो डिवाइड होते गए और स्लो मूवमेंट की वजह से वो डिवाइड होते गए, और अभी हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर टोटल 7 कॉन्टिनेंट है। तो इस तरह से स्लो मूवमेंट जो है ये प्रोसेस अभी भी कंटिन्यूअस है। तो आगे जाकर हो सकता है कि 7 कॉन्टिनेंट्स के बाद और कोई नए कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन भी हो सकता है, लेकिन तब तक हमें ये इतना स्लो रहेगा कि ये हजारों लाखों साल का उसमें टाइम पीरियड जो है वो लगता है। तो इस तरह से स्लो मूवमेंट की वजह से जो है कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन होता है। देयर आर ऑल्सो सडन प्रोसेस दैट ऑपरेट विद इन द क्रस्टल पार्ट। तो स्लो मूवमेंट के साथ साथ सडन प्रोसेस भी जो है वो ऑपरेट करता है अर्थ क्रस्ट के अंदर। देयर इफेक्ट कैन बी नोटिस। तो सडन मूवमेंट का इफेक्ट हमें उसे हम नोटिस कर सकते हैं। बिल्कुल ऑल ऑफ ए सडन होता है ऑन द सरफेस विद इन ए फ्यू सेकंड और हावर्स। तो जब भी सडन मूवमेंट होती है अर्थ क्रस्ट के अंदर, तो ये हम उसे डायरेक्टली कुछ सेकंड के अंदर ऑब्जर्व कर सकते हैं या कुछ घंटों के अंदर हम उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो अर्थ को एक जो है जब भी सडन मूवमेंट होती है तो अर्थ को एक आता है, तो हमें कुछ सेकंड के अंदर पता चलता है कि जमीन के अंदर हलचल पैदा हुई, यानी कि अर्थ मूवमेंट हुई, तो हमें कुछ सेकंड के अंदर ही पता चल जाता है। और वोल्केनोज यानी कि जब भी वोल्केनिक इरप्शन वगैरह होता है, तो ये भी सडन मूवमेंट का एग्जांपल है जिसे हम देख सकते हैं और ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। तो ये कुछ सेकंड के अंदर हम उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, कुछ मिनट या कुछ घंटे के अंदर, कुछ आवर्स के अंदर ही हम इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं सडन मूवमेंट को। सो दिस इज अ डायग्राम ऑफ अर्थ मूवमेंट। तो अर्थ मूवमेंट को जियोमॉर्फिक प्रोसेस भी कहा जाता है, उसका जो अदर नेम है अर्थ मूवमेंट का वो है जियोमॉर्फिक प्रोसेस। तो जो भी अर्थ मूवमेंट होती है वो 2 टाइप की अर्थ मूवमेंट होती है। फर्स्ट है इंडोजीनियस। इंडोजीनियस मीन्स द इंटरनल मूवमेंट ऑफ द सरफेस। तो जो इंटरनल मूवमेंट होती है अर्थ क्रस्ट के अंदर होती है विद इन द क्रस्ट, उसे हम कहेंगे इंडोजीनियस फोर्सेस, मीन्स इन द internal part of the earth surface, and second one is the exogenous forces that work on the earth surface, यानी कि over the earth surface के ऊपर ये वर्क करता है। सो फर्स्ट चैप्टर में जो हम फोकस करने वाले हैं वो है इंटरनल फोर्सेस और ये है एक्सटर्नल फोर्सेस, एक्सोजीनियस फोर्सेस। तो फर्स्ट चैप्टर में हम इंटरनल फोर्सेस के ऊपर जो है वो यहाँ पर इस पार्ट के ऊपर जो है फोकस करने वाले हैं, और जो एक्सोजीनियस मीन्स एक्सटर्नल फोर्सेस है वो हम चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 के अंदर इस पर हम फोकस करने वाले हैं। सो ये जो फोर्स है इंटरनल फोर्स दैट वर्क्स इन द अर्थ क्रस्ट caused mainly due to intense heat and pressure in the interior of the earth। तो ये जो मूवमेंट होती है इंटरनल मूवमेंट ऑफ अर्थ सरफेस वो क्यों होती है? इंटेंस हीट की वजह से ज़मीन के अंदर अर्थ के अंदर बहुत ज़्यादा हीट जो है वो है, और बहुत ज़्यादा उसके अंदर प्रेशर जो है क्रिएट होता है, जिसकी वजह से अर्थ मूवमेंट जो होती है उसका रिजल्ट क्या होता है? जब भी ये मूवमेंट होती है इंटरनल मूवमेंट, तो रिजल्ट इन इंक्रीज ऑफ रिलीफ। तो जो भी अर्थ सरफेस है वो इंक्रीज होता है या सबसाइड होता है उसके रिजल्ट की वजह से। और ये जो फोर्स है, जो प्रोसेस है मूवमेंट का, उसकी भी 2 कैटेगरीज है। उसकी स्पीड के अकॉर्डिंग उसकी 2 कैटेगरीज बनाई गई है। फर्स्ट है स्लो मूवमेंट और सेकंड है सडन मूवमेंट। तो ये 2 कैटेगरी है अर्थ मूवमेंट की, इंटीरियर अर्थ मूवमेंट की। सो स्लो मूवमेंट जो ये कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग होती है, ये कंटिन्यूसली शुरू है, ये अभी भी शुरू है, बट हम इसे ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ये बहुत ही ज़्यादा स्लो होती है, ना हम इसे देख सकते हैं ना इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो स्लो मूवमेंट की वजह से क्या क्या चेंजेस आते हैं हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर? तो ये है उसकी 2 कैटेगरीज है स्लो मूवमेंट की, जिसके वजह से 2 टाइप्स के इसमें मूवमेंट होती है कि हिपेरोजेनिक
मूवमेंट। इपेरोजेनिक मीन्स द वर्टिकल मूवमेंट जो होती है, इसके अंदर क्या होती है, जो मूवमेंट होती है, जो हरकत होती है वो वर्टिकली होती है, इसे हम इपेरोजेनिक को वर्टिकल मूवमेंट्स भी यहाँ पर कह सकते हैं। तो वर्टिकल मूवमेंट की वजह से फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स, तो वर्टिकल मूवमेंट्स होती है जब इंटीरियर ऑफ द सरफेस के अंदर, तो फॉर्मेशन होता है कॉन्टिनेंट का, नए नए कॉन्टिनेंट्स फॉर्म होते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारे कॉन्टिनेंट है 7 कॉन्टिनेंट्स, वो इसी मूवमेंट की वजह से जो है वो फॉर्म हुए हैं। देन फॉर्मेशन ऑफ प्लेट्यूज, बहुत सारे प्लेट्यूज भी इसकी वजह से फॉर्मेशन हुए हैं। हाईलैंड, जो बहुत ज़्यादा ऊंचे इलाके है, ज़्यादा हाइट है उनकी, तो वो भी स्लो मूवमेंट की वजह से उनका फॉर्मेशन होता है। अपलिफ्ट और सबसाइड, तो कुछ एरिया जो है जो वर्टिकल मूवमेंट की वजह से ऊपर उठ जाते हैं, अपलिफ्ट हो जाते हैं, सरफेस से उनकी ऊंचाई बढ़ जाती है अपने सराउंडिंग एरिया से। तो कुछ एरिया जो है वो सबसाइड हो जाते हैं, सब्सिडेंस हो जाता है उनका, मीन्स वो नीचे धस जाते हैं। फॉर एग्जांपल रिफ्ट वैली जो है, एक पार्ट जो है अर्थ सरफेस का वो नीचे की तरफ धस जाता है, तो उसे हम सब्सिडेंस कहते हैं। तो ये सारे चेंजेस आते हैं स्लो मूवमेंट की वजह से, वर्टिकल मूवमेंट की। देन ओरोजेनिक मूवमेंट मीन्स हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, तो इसे हम कहेंगे ओरोजेनिक को, उसका अदर नेम जो है वो है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। तो ओरोजेनिक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट की वजह से फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन, तो इसकी वजह से माउंटेन का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जांपल फोल्ड माउंटेन आर द एग्जांपल ऑफ फोल्ड माउंटेन। फॉर एग्जांपल हिमालयन माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ इस वजह से। देन आल्प्स माउंटेन, रॉकी माउंटेन एंड एंडीज माउंटेन का फॉर्मेशन भी जो है इसी मूवमेंट की वजह से हुआ है। देन फोल्डिंग होती है रॉक की एंड फॉल्टिंग होती है रॉक की, तो ये सब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट की वजह से होता है अर्थ सरफेस के ऊपर चेंजेस। देन सेकंड टाइप है उसकी सडन मूवमेंट है। तो सडन मूवमेंट जो है ऑकर्स एज इवेंट, एक बिल्कुल हादसे की तरह ये ऑकर होते हैं और ये हम इसे सेंस कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं और इसे हम देख भी सकते हैं। तो सडन मूवमेंट के एग्जांपल है अर्थक्वेक, तो अर्थक्वेक हमें फौरन ऑब्जर्व हो जाते हैं, किसी एरिया में अगर अर्थक्वेक आया तो हमें वो फौरन दिखाई देता है। और इपिरोजेनिक यहाँ पर जो स्लो मूवमेंट हम इसे देख नहीं सकते, हमने कॉन्टिनेंट को फॉर्मेशन होते नहीं देखा है, ना ही प्लेटे को फॉर्म होते देखा है, ना ही माउंटेन फॉर्म होते देखा है, ये पहले से है हमारे अर्थ सरफेस पर। लेकिन अर्थक्वेक को हम अभी आज भी किसी एरिया में वो अर्थक्वेक आए तो हम उसे फौरन जो है वो सेंस कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। और कॉज ड्यू टू प्लेट मूवमेंट, स्ट्रेस डेवलपमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग फॉल्ट प्लेन, तो ये मेनली क्यों होते हैं अर्थक्वेक वगैरह, तो प्लेट की मूवमेंट होती है जिसकी वजह से अर्थक्वेक जो है वो ऑकर्स होते हैं। और डिस्प्लेसमेंट होता है रॉक का, कुछ पार्ट जो होता है रॉक का वो नीचे की तरफ बढ़ जाता है, धस जाता है, तो अर्थक्वेक यहाँ पर फॉर्म होते हैं। देन सेकंड टाइप है सडन मूवमेंट का, वो है वोल्केनो। तो वोल्केनिक इरप्शन जो है ये भी एक सडन मूवमेंट का एग्जांपल है जो हमें फौरन दिखाई देता है किसी एरिया में वोल्केनिक इरप्शन हो तो। वोल्केनिक इरप्शन जिसे इरप्शन ऑफ मोल्टेन मटेरियल फ्रॉम द इंटीरियर ऑन टू द अर्थ सरफेस, तो जो भी मैग्मा होता है इंटीरियर ऑफ द अर्थ सरफेस वो वोल्केनिक इरप्शन के वक्त जो है वो अर्थ सरफेस के ऊपर आ जाता है बाहर लावे के शक्ल में। तो इस तरह से ये सारे चेंजेस जो है अर्थ सरफेस की वजह से, हमारे इंटीरियर ऑफ द अर्थ की वजह से जो है वो यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं और नए लैंडफॉर्म यहाँ पर डेवलप होते हैं। तो हम इस पार्ट के ऊपर फोकस करने वाले डिटेल में अभी। एविडेंस ऑफ अर्थ मूवमेंट, तो जो अर्थ मूवमेंट है चाहे वो सडन मूवमेंट हो या स्लो मूवमेंट हो, तो उसके एविडेंस क्या है जिससे हम कह सकते हैं कि अर्थ मूवमेंट जो है वो शुरू है आज भी। द लैंडफॉर्म्स आर नेवर परमानेंट इन नेचर, तो जो भी हमें लैंडफॉर्म आज दिखाई दे रहे हैं वो कभी भी परमानेंट नहीं रहते, उनमें चेंजेस आ सकते हैं। यानी कि जहाँ पर आज माउंटेन है हिमालय, वो वहाँ पर पास्ट में बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो वहाँ पर पूरा ओशन फ्लोर था, यानी कि उस जगह पर बिल्कुल समंदर था,
लेकिन आज उस जगह पर आज हमारा इंडिया का वहाँ पर हिमालयन माउंटेन मौजूद है। तो ये इस तरह के चेंजेस हमारे ज़मीन के ऊपर होते रहते हैं, कोई भी एरिया जो है वो परमानेंट नहीं है। दे टेंड टू चेंज। देयर आर एविडेंसेस टू इंडिकेट that the earth movement have taken place in the past and have affected the surface of the earth। तो ऐसे बहुत सारे एविडेंस है जो पास्ट में जो है वो ऑकर्स हुए थे और उसके अफेक्ट जो है वो हमें दिखाई दे रहे हैं आज भी आज सरफेस के ऊपर। तो उसके कुछ एग्जांपल है, सम ऑफ देम आर। सो फर्स्ट एग्जांपल देखेंगे एविडेंस का हम। ए, आफ्टर the great tsunami of 2004 the coast around Sumatra island rose by few centimeters। सो जो सुनामी आई थी 2004 के, सुमात्रा जो है इंडोनेशिया के करीब का एक आइलैंड है इंडोनेशिया के पास में, तो उसका जो कोस्टल एरिया था सुमात्रा का, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो रोज हुआ था, मतलब कि ऊपर उठ गया था कुछ सेंटीमीटर का, यानी कि जो भी कोस्टल एरिया था उससे उसकी ऊंचाई कुछ सेंटीमीटर बढ़ गई। तो ये एक एग्जांपल है कि अर्थ मूवमेंट की वजह से जमीन का एक हिस्सा जो है सुमात्रा के अंदर वो ऊपर उठ गया। बी, द फॉर्मेशन ऑफ 3 रेंजेस इन द हिमालयास। तो हिमालय माउंटेन जो है ये एग्जांपल है फोल्ड माउंटेन का, जो अर्थ मूवमेंट की प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट्स की वजह से ये फॉर्म हुए। तो ये फोल्ड माउंटेन का एग्जांपल है और जिसके 3 पैरेलल माउंटेन रेंजेस है। फर्स्ट है शिवालिक रेंज, देन मिडल हिमालयास एंड ग्रेट हिमालयास। तो इस तरह से ये यहाँ पर हिमालय की जो माउंटेन रेंज है इस तरह से मौजूद है। फर्स्ट जो है ये है शिवालिक रेंज, देन सेकंड रेंज है वो है द मिडल हिमालयास और थर्ड जो है वो है ग्रेटर हिमालय। सो इस तरह से ये माउंटेन रेंज जो है फोल्डिंग की तरह यहाँ पर जो है उनका फॉर्मेशन हुआ है। तो ये भी एक हिमालयन माउंटेन उसका एग्जांपल है अर्थ मूवमेंट का, जो अर्थ मूवमेंट की वजह से उसका फॉर्मेशन हुआ है प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से। सी, देयर इज ए रिपोर्ट दैट सेज दैट due to volcanic eruption near Iceland and island appeared above the sea surface in November 1963। तो एक एविडेंस है जिसमें आइसलैंड जो है, तो आइसलैंड के यहाँ पर एक वोल्केनिक इरप्शन हुआ था जिसकी वजह से एक नया वहाँ पर आइलैंड अपीयर हुआ था अबव द सी सरफेस, यानी कि एक न्यू आइलैंड का फॉर्मेशन हुआ था और एक जमीन का बड़ा हिस्सा जो है वो सी के ऊपर बाहर निकल के आया था और वहाँ पर एक नया आइलैंड का फॉर्मेशन हुआ था। तो इस तरह से ये जो एविडेंस था वो था 1963 में ये इवेंट ऑकर हुआ था। दिस इवेंट वाज विटनेस बाय सम सेलर्स हु वेर पासिंग बाय द एरिया। तो इसे वहाँ से कुछ जो लोग थे पास हो रहे थे शिप के अंदर, उन्होंने ये खुद देखा था कि एक जमीन का बड़ा सा हिस्सा जो है समंदर से ऊपर उठकर एक आइलैंड की शक्ल में जो है वो वहां पर तैयार हुआ है। तो एक नया वहां पर आइलैंड का फॉर्मेशन हुआ था, एक नया आइलैंड वहां पर बन चुका था समंदर के बीच में। तो इस तरह से एक नया वहां पर लैंड फॉर्म क्रिएट हुआ था। देन डी, सम आइलैंड सच एज द मेगापॉड आइलैंड वेर रिपोर्टेड टू हैव बीन लॉस्ट आफ्टर द सुनामी। सो अर्थक्वेक की वजह से एक वहाँ पर सुनामी वहाँ पर वेव्स तैयार हुई थी और सुनामी वेव की इसके अंदर जो मैकपॉड आइलैंड था, मेगापॉड आइलैंड, वो बिल्कुल सबमर्ज हो गया था ओशन वाटर के अंदर, यानी कि पूरी तरह से वो पानी के अंदर जो है वो डूब चुका है पूरा आइलैंड। जो समंदर के ऊपर थी उसकी हाइट, अब वो समंदर के हिस्से जो है समंदर के अंदर ये हिस्सा पूरा जा चुका है मेगापॉड आइलैंड का। मीन्स इसका सबसिस्टेंस हुआ है, नीचे की तरफ ये आइलैंड जो है वो चला गया सुनामी के बाद। तो कुछ एरिया में कुछ पार्ट जो है वो अपलिफ्ट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे न्यू आइलैंड जो है ओशन फ्लोर से उठकर ऊपर आ गया और यहाँ पर जो एक आइलैंड जो है वो ऊपर से नीचे चले गया, पानी के अंदर चले गया। तो इससे
आइलैंड का भी फॉर्मेशन होता है अर्थ मूवमेंट की वजह से, और कुछ हिस्से जो है आइलैंड वो पूरी तरह से फिर से सबसाइडेंस होता जाता है उनका, वो पानी के अंदर वो चले जाते हैं। तो ये भी एक एग्जांपल है। देन ई, टू द साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ मुंबई नियर मजगांव डॉकयार्ड देर आर एविडेंसेस ऑफ फॉरेस्ट कवर्ड लैंड getting drawn even today. Trunks of those trees can be found at some depth. तो जो साउथ ईस्ट कोस्ट है मुंबई के अंदर, मजगांव का जो डॉकयार्ड का एरिया है, वहाँ का जो फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट कवर लैंड, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, ड्रोन हो रहा है, वो डूब जा रहा है पानी के अंदर। जो ओशन है वाटर, वो पूरी तरह से फॉरेस्ट कवर एरिया के अंदर भी इंटर हो जा रहा है, और वो एरिया जो है मुंबई का फॉरेस्ट एरिया, वो धीरे धीरे वहाँ से कम होता जा रहा है। तो इस तरह से चेंजेस जो हमारे ज़मीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, ये सारे एविडेंस है अर्थ मूवमेंट के। और भी बहुत सारे एविडेंस है जिससे हमें पता चलता है कि जो हमारी अर्थ है वो एक जगह पर नहीं रहती है, बल्कि उसमें चेंजेस आते हैं अर्थ मूवमेंट की वजह से, और नए नए लैंडफॉर्म्स वहाँ पर क्रिएट होते हैं। देन यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन दी गई है, डू यू नो द कच्छ अर्थक्वेक ऑफ जून 1819 submerged the coastal areas. This inflicted great damage to ship and country-made boats of the fishermen. तो कच्छ के अंदर जो गुजरात का एरिया है कच्छ, वहाँ पर एक अर्थक्वेक आया था जून 1890 के अंदर, जिसकी वजह से जो कोस्टल एरिया है कच्छ का, वो पूरी तरह से सबमर्ज हो गया था, पानी के अंदर वो डूब गया था अर्थक्वेक की वजह से। यानी कि एक बड़ा सा लैंड जो है वो पानी के अंदर चले गया था, नीचे धंस गया था। दिस इन्फ्लिक्टेड द ग्रेट डैमेज टू शिप एंड कंट्री मेड बोट्स ऑफ द फिशरमैन। तो उस कोस्टल एरिया में जो भी वहाँ पर फिशरमैन थे और जो शिप बिल्डिंग का काम होता था वहाँ पर, वो सारा एरिया जो था कोस्टल एरिया का सबमर्ज होने की वजह से ये सारे इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा डैमेज हुई थी, फिशिंग एंड शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री, क्योंकि पूरे बोट्स वगैरह जहाँ पर वो कंस्ट्रक्ट करते थे, पूरा एरिया जो है वो सबमर्ज हो गया था। द फोर्ट ऑफ सिंदरी ऑन द सी कोस्ट वाज कंप्लीटली सबमर्ज। तो वहाँ पर एक फोर्ट भी था जिसका नाम है सिंदरी। तो ये अर्थक्वेक के बाद ये पूरा के पूरा जो फोर्ट था वो भी पूरी तरह से कंप्लीटली सबमर्ज्ड हो गया था वाटर के अंदर, एक्सेप्ट ए सिंगल टोरेट विच रिमेंड अबव द वाटर लेवल। और उसका जो एक सिंगल टोरेट था वही एक पानी के ऊपर जो है वो दिखाई दे रहा था। द लैंड मेजरिंग अराउंड 1550 स्क्वायर किलोमीटर इन एरिया वाज रेज्ड अपवर्ड बिकॉज ऑफ दिस अर्थक्वेक। और उसमें कुछ हिस्सा जो है वो राइज हुआ था, अपवर्ड हो गया था, यानी कि ऊपर उठ गया था बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक। दिस रेज लैंड इज नोन एज अल्लाह's बंड। तो इस जो ऊपर उठे हुए अफ्लिप्टेड जो पोर्शन है यहाँ पर कच्छ के अंदर, उसका नाम रखा गया है अल्लाह's बंड, जो 1819 के अर्थक्वेक के बाद जो है वो ऊपर की तरफ उड़ गया था। तो यहाँ पर दोनों प्रोसेस दी गई है, एक हिस्सा जो है वो ऊपर उड़ गया जिसका नाम है अल्लाह's बंद, और एक जो यहाँ पर सिंदरी फोर्ट था, पूरा यहाँ पर कोस्टल एरिया था, वो पूरी तरह से वाटर के अंदर सबमर्ज हो गया था। तो दोनों यहाँ पर हमें एग्जांपल दिखाई दे रही है, एक तरफ सबसिस्टेंस हुआ और दूसरी तरफ जो है वो अपलिफ्टमेंट हुआ। अभी हम देखेंगे स्लो मूवमेंट्स। It is important to understand that in reality these processes are very complex and interrelated. तो जो स्लो मूवमेंट है इसको हमें समझने के लिए जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है ये, और बहुत एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। स्लो मूवमेंट, देन टेक्टोनिक मूवमेंट, कंप्रेशन, टेंशन, जितने भी प्रोसेस वर्क करते हैं एक दूसरे से बिल्कुल इंटर रिलेटेड है। The Earth's movement, which are the result of
इंटरनल फोर्सेस आर नोन एज टेक्टोनिक मूवमेंट्स। तो जो भी अर्थ मूवमेंट होती है इंटरनल फोर्सेस के, उसे हम कहते हैं टेक्टोनिक मूवमेंट्स। तो जितने भी ओशियन, कॉन्टिनेंट्स वगैरह ये सब टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर मौजूद है, टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर ये सिचुएटेड है। और ये जो टेक्टोनिक्स प्लेट है ये एक जगह पर स्टेबल नहीं है, बल्कि ये हमेशा इनमें मूवमेंट्स होते रहती है, जिसकी वजह से नए नए लैंडफॉर्म्स जो है वो क्रिएट होते हैं अर्थ सरफेस के ऊपर। तो किस तरह से ये प्लेट बाउंड्रीज है या प्लेट मूवमेंट है हम इस मैप में देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये जो वर्ल्ड का मैप दिखाया गया है इसमें 3 चीज़ें रिप्रेजेंट की गई है। फर्स्ट है प्लेट्स। तो प्लेट्स जो है हम इसे टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। देन अर्थक्वेक के जोन है और वोल्केनोस के जोन यहाँ पर रिप्रेजेंट किए गए हैं। तो हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर बहुत सारी प्लेट टेक्टोनिक्स जो है वो मौजूद है, जिसके ऊपर कॉन्टिनेंट्स है, ओशन है। ये सारे कॉन्टिनेंट, ओशन जो है ये सब प्लेट टेक्टोनिक्स के ऊपर जो है वो सिचुएटेड है। और ये जो प्लेट टेक्टोनिक्स जब मूव होती है तो उसके ऊपर जो कॉन्टिनेंट या ओशन रहता है उसके ऊपर भी चेंजेस हमें दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर इंडेक्स में दिया गया है प्लेट कंज्यूमिंग मार्जिन्स। तो जो ब्लैक लाइन्स है ये जो है ये भी प्लेट बाउंड्रीज है। तो हमें यहाँ पर प्लेट दिखाई दी है, ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है। तो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के अंदर नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट और जो यहाँ का पोर्शन है अटलांटिक ओशन का वो है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट में ये पूरा पार्ट। देन साउथ अमेरिकन प्लेट जो है वो यहाँ पर है। तो इसमें ओशन एंड लैंड दोनों पार्ट आता है, सिर्फ एक ही नहीं रहता है प्लेट के ऊपर चीज़, बल्कि दोनों पार्ट रहता है। तो ये है साउथ अमेरिकन प्लेट, तो जिसके ऊपर है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट एंड जो है एटलांटिक ओशन का भी यहाँ पर पार्ट मौजूद है। इस हिस्से तक यहाँ तक ब्लू लाइन दिख रही है, ये अफ्रीकन प्लेट, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और यहाँ पर जो है एटलांटिक ओशन का पार्ट जो है यहाँ तक हमें ये पूरा अफ्रीकन प्लेट का पार्ट है। देन अरेबियन प्लेट, तो बहुत सारी छोटी प्लेट्स भी है और बड़ी प्लेट्स भी है। टोटल यहाँ पर 7 मेजर प्लेट्स है, 7 बड़ी प्लेट टेक्टोनिक्स है और मोर देन 20 जो है स्मॉल प्लेट टेक्टोनिक्स यहाँ पर मौजूद है। फॉर एग्जांपल अरेबियन प्लेट, देन इंडियन प्लेट, नाज़का प्लेट। तो ये स्मॉल प्लेट्स है कैरेबियन प्लेट, और जो मेजर प्लेट्स है वो है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, देन अंटार्कटिक प्लेन, यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट। तो ये जो प्लेट्स है ये हमेशा मूवमेंट्स इसकी होती रहती है। कभी कभी ये जो प्लेट है यहाँ पर जो बाउंड्री दिखाई दे रही है ब्लू, तो ये जो प्लेट कभी दोनों एक तरफ एक दूसरे की तरफ जो है मूव होते हैं, तो जिसकी वजह से इनका कोलिजन होता है, दोनों एक दूसरे से टकराते हैं। तो जिससे में यहाँ पर वोल्केनिक इरप्शन होता, देन अर्थक्वेक आते, या फिर माउंटेन बिल्डिंग होती, नए कॉन्टिनेंट्स तैयार हो सकते। तो इस तरह से ये मूवमेंट जो स्लो मूवमेंट वर्क करती है ज़्यादातर प्लेट बाउंड्रीज के ऊपर, जिसकी वजह से न्यू कॉन्टिनेंट्स का फॉर्मेशन होता है। देन बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ दिस मूवमेंट्स दे आर क्लासिफाइड एज वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। तो जो स्लो मूवमेंट है उसकी जो डायरेक्शन है मूवमेंट करने की, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर उनका क्लासिफिकेशन किया गया है कि किस डायरेक्शन में ये स्लो मूवमेंट जो है ऑकर हो रही है। फर्स्ट है वर्टिकल मूवमेंट, देन सेकंड है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। तो ये 2 डायरेक्शन में स्लो मूवमेंट जो है वो ऑकर्स होती है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। सो फर्स्ट वन इज ए वर्टिकल इपेरोजेनिक मूवमेंट ड्यू टू द फोर्सेस in the interior of the earth and the travel of energy this movement occurs। तो ये जो वर्टिकल मूवमेंट है ये ज़्यादातर ज़मीन के अंदर जो फोर्स है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, तो ये इसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी जब ट्रैवल करती है जिसकी वजह से वर्टिकल मूवमेंट होती है ज़मीन के अंदर। स्लो मूवमेंट्स कीप ऑन टेकिंग प्लेस आइदर टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ और अवे फ्रॉम इट टूवर्ड्स द क्रस्ट। तो जो स्लो मूवमेंट होती है
ये दो तरीके से इसकी डायरेक्शन होती है। एक तो ये मूवमेंट जो है अर्थ की तरफ जो है अर्थ के सेंटर की तरफ होती है, या फिर अर्थ से अवे मीन्स अर्थ के जो क्रस्ट है उसकी तरफ ये मूवमेंट जो है वो टेक प्लेस होती है। ड्यू टू सच मूवमेंट्स एन एक्सटेंसिव पोर्शन ऑफ द क्रस्ट इज आइदर राइज अप और इट सबसाइड्स। तो ये जो वर्टिकल मूवमेंट्स की वजह से जमीन का एक बड़ा ऐसा हिस्सा जो है वो जमीन के ऊपर उड़ जाता है या नीचे की तरफ बैठ जाता है, सबसाइड्स हो जाता है। तो ये सब वर्टिकल मूवमेंट की वजह से होता है। अर्थ की वजह से जमीन का एक हिस्सा या तो ऊपर उठ जाएगा या फिर नीचे की तरफ वो सबसाइड्स हो जाता है। When a portion of the crust is raised up above sea level, it leads to the formation of continent। तो जब जमीन के ऊपर एक बड़ा सा हिस्सा समंदर के ऊपर उड़ जाता है, समंदर का हिस्सा एक बड़ा सा जो है वो ऊपर उठ जाता है समंदर के लेवल से, तो उससे एक नया कॉन्टिनेंट जो है वो फॉर्म होता है। Hence, such movements are also called continent building movements। तो ये जो वर्टिकल मूवमेंट है स्लो मूवमेंट की, इसकी वजह से क्या फॉर्मेशन होता है, वो होता है कॉन्टिनेंट नए फॉर्म होते हैं। जैसे 7 कॉन्टिनेंट से ये सब इसी मूवमेंट की वजह से जो है वो फॉर्म हुए। एक कॉन्टिनेंट था, सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे, एक ही हिस्सा था लैंड का। बाद में 1 से 2 कॉन्टिनेंट बने, 2 से 3, और आज जो है प्रेजेंटली हमारे अर्थ सरफेस पे 7 कॉन्टिनेंट है। सच मूवमेंट कैन ऑल्सो कॉज फॉर्मेशन ऑफ एक्सटेंसिव प्लेट्यूज। तो इस मूवमेंट की वजह से, स्लो मूवमेंट की वजह से एक बड़े से प्लेट्यू एरिया का भी जो है वो फॉर्मेशन होता है। दो दिस मूवमेंट्स आर स्लो दे इन्फ्लुएंस ह्यूज एरिया। तो ये जो मूवमेंट है ये बहुत ही स्लो है। ये मूवमेंट को नए लैंड फॉर्म होने के लिए हजारों लाखों साल का टाइम पीरियड लगता है, लेकिन एक बड़े से एरिया को वो इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी कि एक बड़ा सा नया सा एक कॉन्टिनेंट फॉर्म करते हैं, नया एक ओशन का फॉर्मेशन होता है इसकी वजह से। तो ये स्लो तो है लेकिन एक बहुत ज्यादा बड़े एरिया को इनको ये इन्फ्लुएंस करते हैं, एक नया सा बड़ा एरिया ये क्रिएट करते हैं। These movements are not related to development of tensions or pressure in the earth crust। तो ये जो मूवमेंट है ये ना ही टेंशनल फोर्सेस की वजह से होती है ना ही प्रेशर की वजह से ये ऑकर होती है। ये ट्रेवल ऑफ एनर्जी की वजह से ये वर्टिकल मूवमेंट जो है ये क्रिएट होती है, और जिसकी वजह से नए प्लेट्यूज एंड कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन होता है। Then second movements of slow movement, that is horizontal और orogenic movements इसे कहा जाता है। These movements work in horizontal direction में, तो ये horizontal direction में जो है वो वर्क करती है। As per the direction this movement produce compression और tension in the rock। तो ये मूवमेंट क्या करती है, रॉक के ऊपर या तो कंप्रेशन क्रिएट करती है या टेम्परेचर क्रिएट करती है, जिसकी वजह से वो रॉक जो है या तो उसमें फोल्डिंग होती है या वो ब्रेक हो जाती है, क्रैक हो जाती है। दिस मूवमेंट लीड्स टू आइदर फोल्ड और क्रैक्स इन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो जब किसी रॉक के ऊपर कंप्रेशन फोर्स पड़ता है या टेंशन फोर्स जो है वो वर्क करता है, तो वो रॉक के ऊपर फोल्ड्स क्रिएट होते हैं या उस पर क्रैक्स फ्रैक्चर क्रिएट हो जाते हैं। दिस मूवमेंट गिव्स राइज टू माउंटेन। तो ये जो मूवमेंट है ये किसे फॉर्म करती है, माउंटेन का फॉर्मेशन करती है, एक बड़े से एरिया को अपलिफ्ट कर देती है। दिस मूवमेंट आर ऑल्सो स्लो मूवमेंट। तो ये जो मूवमेंट है ये भी स्लो मूवमेंट है, बट देयर स्पीड इज मोर देन कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग। तो जिसके वो हमने फर्स्ट फोर्स देखे थे वर्टिकल फोर्स, तो वो भी स्लो मूवमेंट का एग्जांपल है। बट ये जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है ये स्लो है, बट
जो कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग है, जो वर्टिकल मूवमेंट है उससे लिटिल बिट फास्ट, उससे थोड़ी ये तेज है, जिससे कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग होती है उसके मुकाबले में इसकी रफ्तार जो है मूवमेंट की वो थोड़ी सी ज़्यादा है। एंड देयर एक्सटेंट इज ऑल्सो लेसर, तो इसका जो इन्फ्लुएंस है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट का ये एक लेसर एरिया में पड़ता है, और जो वर्टिकल मूवमेंट का इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा ह्यूज एरिया में पड़ता है। उसमें प्लेट्यूज जो है बड़े से एरिया में क्रिएट होते हैं, नए कॉन्टिनेंट क्रिएट होते हैं, वर्टिकल मूवमेंट में नए ओशन क्रिएट होते हैं, बट इसमें जो है एक लिमिटेड एरिया तक ही इसका मूवमेंट का इम्पैक्ट जो है इन्फ्लुएंस पड़ता है। फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर माउंटेन सिस्टम वहाँ पर क्रिएट हो जाता है, तो वो एक माउंटेन अगर हम कॉन्टिनेंट से कंपेयर करें तो उसके मुकाबले में बहुत ही एक छोटा एरिया रहता है, तो एक लेसर एरिया में इसका इम्पैक्ट पड़ता है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट का। दिस मूवमेंट्स प्रोड्यूस आइदर फोल्ड और फॉल्ट्स, तो ये जो मूवमेंट क्या क्रिएट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, फोल्ड प्रोड्यूस करते हैं और फॉल्ट, तो फॉल्ट को हम क्रैक्स भी कहेंगे, तो उससे दोनों सेम है। कॉन्सिक्वेंटली आइदर फोल्ड माउंटेन्स और ब्लॉक माउंटेन्स आर फॉर्म, तो इसकी वजह से जो फोल्ड माउंटेन का फॉर्मेशन होता है फोल्डिंग और फॉल्टिंग की वजह से, फोल्ड माउंटेन और ब्लॉक माउंटेन का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है अर्थ सरफेस के ऊपर। दे आर ऑल्सो कॉल्ड माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस, तो इसको हम माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस भी कहते हैं हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को, जिससे माउंटेन फॉर्म होते हैं, तो इसे हम कहते हैं माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस। दिस फोर्सेस आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, तो ये जो फोर्सेस है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, इसको और टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है टेंशनल फोर्सेस, ए जो है टेंशनल फोर्सेस एंड बी है कंप्रेशनल फोर्सेस। तो फर्स्ट देखेंगे हम ए टेंशनल फोर्सेस, व्हेन द फोर्सेस मूव अवे फ्रॉम ईच अदर एंड कॉज स्ट्रेस इन द रॉक स्ट्राटा, तो टेंशनल फोर्सेस जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो वर्क करती है, जो एरो दिखाए गए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जो हैंड जो है इस पेपर को जो है वो पुश कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से रॉक के ऊपर जो है जब इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स जो है वर्क करती है, तो रॉक के ऊपर एक प्रेशर टेंशन तैयार होता है, जिसकी वजह से दिस प्रोसेस क्रिएट रैप्चर्स, क्रैक, फ्रैक्चर्स एंड फॉल्ट्स इन द रॉक स्ट्राटा। तो जब बहुत ज़्यादा उस पर फोर्स पड़ता है, बहुत ज़्यादा अपोजिट डायरेक्शन में उन्हें खींचा जाता है, रॉक के ऊपर प्रेशर पड़ता है जिस तरह इमेज में दिखाई दे रहा है, तो इस जगह पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रेशर पड़ने की वजह से तो यहाँ पर पहले तो क्रैक तैयार होते हैं, देन वो जो है ब्रेक हो जाता है, फिर बाद में उसमें फ्रैक्चर तैयार करने के बाद वो रॉक सरफेस क्या होती है वो ब्रेक डाउन हो जाता है उसका। दिस लीड टू क्रस्टल फ्रैक्चर एंड द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्ट, तो एक में यहाँ पर एक फॉल्ट लाइन तैयार हो जाती है और यहाँ पर बीच का जो पार्ट है वो सबसाइड हो जाता है या अपवर्ड जो है अपलिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से रिफ्ट वैली वहाँ पर क्रिएट होते हैं, देन ब्लॉक माउंटेन वहाँ पर फॉर्म होते हैं टेंशनल फोर्सेस की वजह से। तो रिफ्ट वैली, ब्लॉक माउंटेन, देन फॉल्टिंग जो है, आगे जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा मेरा उसमें ये तीनों पॉइंट्स जो है मैं और ज़्यादा डिटेल में उसमें कवर करूँगा, फॉल्ट, रिफ्ट वैली एंड ब्लॉक माउंटेन। तो ये टेंशन फोर्सेस, तो जब कभी भी किसी अपोजिट डायरेक्शन में जब किसी चीज़ पर फोर्स किया जाए, प्रेशर दिया जाए, तो उसमें वो चीज़ जो है ब्रेक डाउन हो जाती है उससे और नया लैंड फॉर्मेशन वहाँ पर होता है। सेकंड है बी कंप्रेशनल फोर्सेस, व्हेन द फोर्सेस ऑपरेट टूवर्ड्स ईच अदर, तो इसमें जो फोर्स है दोनों एक ही डायरेक्शन में ऑपरेट करती है, यानी कि दोनों की डायरेक्शन सेम रहती है, दोनों एरो एक ही तरफ बढ़ रहे हैं आगे। व्हेन द फोर्सेस ऑपरेट टूवर्ड्स ईच अदर दे कॉज कंप्रेशन एंड हेंस आर कॉल्ड एज कन्वर्जिंग और कंप्रेशनल फोर्सेस। तो जिस तरह से इमेज में दिखाया गया है, तो दोनों कंप्रेशन यहाँ पर तैयार हो रहा है, दोनों तरफ से उस पर
दोनों को दबाव हम इसे कहेंगे, एक जगह पर दबाव वहां पर पड़ता है। और एक जो पार्ट है फिर जो हिस्सा होता है, जैसे टेबल पे एक पेपर को रखकर अगर हम देखें एग्जांपल करें एक्सपेरिमेंट, घर पर भी एक टेबल पे पेज रखना है और दोनों को एक दूसरे की तरफ जो है वो आगे मूव करना है, एक दूसरे की डायरेक्शन में एक ही तरफ। तो इसका जो पार्ट रहेगा एक पेपर का वो ऊपर की तरफ अपलिफ्ट हो जाता है, तो जिसे हम कंप्रेशनल फोर्स कहते हैं। दिस मूवमेंट कॉज वेरियस टाइप्स ऑफ फोल्डिंग। तो इस तरह से ये फोल्ड यहाँ पर क्रिएट हो गया है। जब एक रॉक के ऊपर इस तरह से दोनों डायरेक्शन से प्रेशर पड़ता है तो एक हिस्सा जो है बीच का वो ऊपर की तरफ उड़ जाता है, जिसे हम फोल्ड माउंटेन भी कहते हैं। दिस फोर्सेस कॉज प्रेशर ऑन द लेयर ऑफ रॉक्स, दिस लीड्स टू फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग ऑफ द सरफेस। तो इस तरह के प्रेशर से जो है रॉक के ऊपर फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग जो है वो क्रिएट होती है और नया लैंड फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से फोल्डिंग की वजह से नए माउंटेन फॉर्म होते हैं। फॉर एग्जांपल हिमालयन माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ इसकी वजह से, देन आल्प माउंटेन, रॉकी माउंटेन एंड एंडीज माउंटेन जो है वर्ल्ड के जो मेजर माउंटेन सिस्टम है, ये सब फोल्डिंग की वजह से इनका डेवलपमेंट हुआ है और इन सब माउंटेन को फोल्ड माउंटेन भी कहते हैं। सो this is the end of the first lecture of standard 11 chapter 1 earth movement. In second video I will upload the remaining part of the chapter 1. Thank you.